कि बेसब्र से दिन कटते हैं, बेचैन सिराते हैं, पर यकीन मानो दोस्त बस कुछ दिनों की बातें हैं। और इसी को हम लोग क्या करते हैं कि बिहार के लोग भाई हैं, अपना फ़ायदा उठाते हैं, सोचते हैं कि चलो इंग्लिश देखा जाएगा बाद में, या फिर एग्जाम हो जाएगा तो एग्जाम और रिजल्ट आने में कुछ वक्त लगता है, उसमें इंग्लिश ठीक कर लेंगे। लेकिन हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 लेटर्स हैं और इंग्लिश में 26 है, 26। तो 26 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आ जाएगा। यानी कि हिंदी इंग्लिश से सीधे डबल। सब कुछ खुला था, स्कूल कोचिंग में ताला झूला था। तो ये गीत बहुत वायरल हुआ था। दोस्तों नमस्कार, आपके स्टोरी.com पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है जो कि आपके स्टोरीज के इस सीरीज के सबसे खास मेहमानों में एक हैं। इनकी बात करें तो ये इंग्लिश टीचर के तौर पे अपने आप को बिहार में अपनी एक नई पहचान और बड़ी पहचान बना चुके हैं। जिस बिहार में इंग्लिश बोलना और पढ़ना बहुत कठिन होता है, वैसे बिहार में इंग्लिश का शिक्षक बनना उससे भी कई गुना ज्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन इतनी बड़ी कठिनाइयों के बावजूद भी इन्होंने अपनी एक अलग पहचान इंग्लिश शिक्षक के तौर पे बिहार में बनाई है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इन्हीं से जानते हैं कि कैसे इन्होंने अपने आप को इंग्लिश टीचर के रूप में स्थापित किया और साथ ही साथ इनका ये जो पहचान है वो कैसे बना। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद सर। अपने बारे में बताएं। मेरा नाम ओम मिश्रा हुआ और मैं बेसिकली बक्सर जिले से बिलोंग करता हूं। मेरा स्कूलिंग वहीं से हुआ, उसके बाद कॉलेज के दिनों में हम लोग बाहर गए, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, सब इंग्लिश से मेरा हुआ। और उसके बाद मैं अभी पीएचडी भी कर रहा हूं। और बात पैसे की जाए, ऑक्यूपेशन की, तो मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। अभी पटना में मैं कार्यरत हूँ। पटना के टॉप मोस्ट जितने सारे ब्रांड हैं सबके साथ अभी मैं जुड़ा हूँ और उसके साथ काम कर रहा हूँ। और बच्चों का बहुत स्नेह मिलता है, बच्चों का बहुत प्यार मिलता है और धीरे धीरे अपनी गाड़ी आगे की ओर बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही जा रही है। जनरली बिहार में इंग्लिश पढ़ना और पढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण है, तो आपकी उसमें क्या राय है? बिल्कुल सही सर सवाल ही है कि अपने बिहार में खास करके हम लोग, मैं बात करूँ शुरू से, तो हम लोग का जो एजुकेशन पॉलिसी है 10+2+3, यानी कि बच्चे नॉर्मली 10वीं क्लास तक पढ़ते हैं, मैट्रिकुलेशन जिसको हम आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं। उसके बाद वो इंटरमीडिएट करते हैं, उसमें मेजर 3 विंग्स है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। उसके बाद फिर हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, उसमें भी आर्ट्स, कॉमर्स, बीए, बीएससी, बीकॉम और भी बहुत सारे बीए, बीबीए, बीसीए, ये सब है। बहुत सारे मेजर विंग्स नए नए खुल गए जो ग्रेजुएशन की ओर हम लोग बढ़ाते हैं अपने आप को। तो उसमें क्या है कि जो 10+2+3 है, तो 10वीं क्लास में बिहार बोर्ड में अभी भी इंग्लिश अनकम्पल्सरी है। मतलब कि सारे सब्जेक्ट में यू हैव टू पास एक्सेप्ट इंग्लिश। मतलब अगर आप इंग्लिश में पास नहीं भी हो तो भी आप हाँ, उसके जो मार्क्स हैं वो जोड़े नहीं जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि बिहार के लोग भाई हैं, अपना फ़ायदा उठाते हैं, सोचते हैं कि चलो इंग्लिश देखा जाएगा बाद में, या फिर एग्जाम हो जाएगा तो एग्जाम और रिजल्ट आने में कुछ वक्त लगता है, उसमें इंग्लिश ठीक कर लेंगे। लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। तो कुल मिला के हम लोग इंग्लिश ढंग से पढ़ते नहीं है। तो स्कूलिंग हमारा बिना इंग्लिश का हो जाता है। इंटर में भी बच्चे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का ट्यूशन वगैरह लेते हैं, इंग्लिश का क्रैश कोर्स करके किसी तरीके से काम चला लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर इंग्लिश नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि पहले से वो पढ़े नहीं है। फिर यहाँ के वो खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना चाहेंगे, तो वहाँ पे भी नहीं पढ़ते। अब वो जब जनरल कंपटीशन के फील्ड में आते हैं तो फिर उनको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जीए ये सब पेपर पढ़ना पड़ता है। तो वहाँ पे इंग्लिश पेपर हो जाता है। अब पीछे से वो तो पढ़े नहीं है, अब एकाएक आ जाता है तो उनको दिक्कत होती है उसमें। अब उनको जब दिक्कत है तो फिर अगर सामने वाले को दिखलाई नहीं पड़े तो रास्ता बतलाने वाले को भी बड़ी मुश्किल होती है कि कैसे चलना है, नहीं चलना है। उनसे भी अगर सामने वाले को दिख रहा है तब तो बताना आसान होता है, लेकिन नहीं दिख रहा है, बस वही बात है। तो उन लोग को दिक्कतें आती है। लेकिन जब जागो तभी सवेरा। और हम लोग बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि यार हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 लेटर्स हैं और इंग्लिश में 26 है, 26। तो 26 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आ जाएगा। यानी कि हिंदी इंग्लिश से सीधे डबल है। तो हम लोग हिंदी आसानी से बोल लेते हैं। बच्चों को हम लोग बोलते हैं कि तुम हिंदी भाई बोल लेते हो, सुन लेते हो, समझ लेते हो, तो हिंदी से ये तो आधा है, तो फिर इसको भी हम लोग आसानी से समझ लेंगे। लेकिन बच्चे बोलते हैं सर हिंदी हम लोग को आसान लगता है। तो फिर हम बोलते हैं कि भाई तो ये तो वही बात हो गई कि दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज़ है। मतलब आपको ये आसान लगना चाहिए तो आपको हिंदी आसान लग रहा है। लेकिन बच्चे जब पढ़ने लगते हैं, जब जागो तभी सवेरा, जब उनको इंटरेस्ट आ जाता है तो फिर जब वो पढ़ने लगेंगे इंटरेस्ट के साथ, तो जो बीच में जो खाई होती है वो पट जाती है और वहाँ पे एक बड़ा पहाड़ पैदा किया जा सकता है। और मेहनत करना होता है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा स्ट्रगल है इंग्लिश पढ़ाना भी और बच्चों को पढ़ना। एक शिक्षक के तौर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, शिक्षक के कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो कैसे आपने और कोई रास्ता ना चुन करके शिक्षक बनने का रास्ता चुना, और वो भी इंग्लिश के टीचर के रूप में अपने आप की करियर की शुरुआत कैसे की और क्यों की आपने?
बिल्कुल ये सही सवाल है। हम लोग एक्चुअली कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी जीने के लिए करना ही पड़ता है, और मुझे बचपन से ऐसा लगता था कि बचपन के दिनों में जब हम लोग स्कूलिंग करते थे तो मैं क्लास 1 से लेकर 10 तक हमेशा अव्वल रहा, मतलब फर्स्ट आया। और इस बात की पुष्टि जो लोग मेरे मित्र वीडियो देख रहे होंगे या मेरे गाँव के लोग जो होंगे वो इस बात पर मुहर लगा देंगे, नहीं हम लोग पढ़ने में अव्वल थे। तो उस समय हमको यही लगता था कि जो लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं तो वो तेज होते हैं तो वो टीचर बनते हैं। तो बचपन में भी कोई मुझसे पूछता था कि आप बड़ा होकर मतलब बनना क्या चाहते हैं, तो मैं अक्सर उस समय भी टीचर बोला करता था, और संयोग से अभी मैं टीचर हूँ। तो हमें ये लगता था कि जो पढ़ने में अच्छे होते हैं वो आगे चल के पढ़ाते हैं। हम लोग जब छोटे थे उसी समय से एक आदत बन गई थी बोलने की, और धीरे धीरे फिर हम लोग स्कूल वगैरह में जब पढ़ते थे तो कुछ वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी, मतलब भाषण वगैरह, तो हम लोग अपने चुन करके अपने प्रखंड से फिर जिले में गए। तो उस समय से हम लोग थोड़ा वोकेटिव थे, मतलब कि बोलने वाले लोग थे बचपन से। तो फिर धीरे धीरे आए और फिर टीचर वगैरह, मतलब दिल में एक उम्र था कि टीचर ही बनना है, और उसी दिशा में हम मेहनत करते गए, धीरे धीरे आगे बढ़े। और अभी माँ सरस्वती की कृपा कहा जाएगी और बच्चों का प्यार कहा जाएगा कि धीरे धीरे सभी लोग जानने लगे हैं। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बड़ी हस्ती तो हम लोग नहीं है, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा हो गए, है ना। आपके क्लास में हमेशा देखा जाता है कि बड़ा खुशनुमा माहौल होता है, जो बच्चे होते हैं बड़ी इंजॉय करते हैं, कुछ आप उसमें ऐसी बात भी करते हैं, शायरी भी रखते हैं, हंसाते भी हैं। तो ये एक शिक्षक का क्या ये रूप को लोग किस तरीके से देखते हैं, या आपके हिसाब से क्या है ये? देखिए, मैं बच्चों को पहले ये क्लास में हम लोग फील कराते हैं कि पढ़ाई एक बोझ नहीं है। हाँ। क्योंकि बचपन से बच्चे खेलना जरूर चाहते हैं, है ना, खाना जरूर चाहते हैं, सोना जरूर चाहते हैं, बात पढ़ने की होती है तो उनके कदम पीछे होने लगते हैं। तो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए ये बहुत मायने रखता है। पढ़ाने के लिए टीचर हजारों हैं और सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन सबके तरीके क्या होते हैं कि अलग अलग होते हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि बच्चे को जो कि नहीं, पहले उसका मूड और मूड ठीक किया जाए। तो बच्चे अगर खुश रहेंगे तो कोई भी चीज़, अगर हम लोग खुश रहते हैं तो हम लोग का जो दिमाग का जो ऑब्जर्वेशन होता है बहुत स्ट्रांग रहता है। और हम लोग अभी कभी टेंशन में होते, जैसे टेंशन में आप हैं, बाइक चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, टक्कर हो जाती है, लेकिन अगर आप खुश हैं तो आसानी से स्मूथली अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाते हैं। तो हम लोग बच्चे को पहले बहुत खुश करते हैं। और हम लोग के बच्चे जो बैंकिंग एसएससी रेलवे के होते हैं या कैटमेट जेट के होते हैं या सीटेट वगैरह के होते हैं तो काफ़ी बड़े होते हैं। तो हम लोग उनके साथ फ्रेंकली एक फ्रेंड की तरह बात करते हैं, और स्ट्रिक्ट टीचर न होकर के हम लोग फ्रेंडली बिहेवियर डेवलप करते हैं बच्चों के साथ, और उनको पढ़ाते हैं। बच्चे बच्चियाँ सभी लोग इसी में खुश भी रहते हैं और हंसते खेलते वो अपने पढ़ाई को भी कर लेते हैं। शिक्षक बनने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि लोगों को लगता है कि जब कुछ नहीं हुआ तो टीचर बन गए। तो इसमें आपको किन किन तानों को सुनना पड़ा, या फिर कैसे संघर्ष करके ये चीज़ों में आप, मतलब इसमें आप आगे बढ़े? बिल्कुल ये है, पहले का लोगों का यही कंसेप्ट था कि कोई पढ़ा लिखा इंसान है और वो अपने जॉब के लिए बहुत प्रयास किया और कहीं वो जॉब उसको नहीं मिल पाती है तो फिर उसको लगता है कि मुझे ट्यूशन पढ़ाना चाहिए क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ और कर ही क्या सकता हूँ। अगर उसके पास कैपिटल रहता है तो फिर वो बिजनेस वगैरह भी करता है, लेकिन मैक्सिमम लोग टीचर बन जाते हैं मजबूरी में कि मेरे पास अब उनका वहीं एसेट होता है पढ़ाई। तो ऐसा पहले था, लेकिन अभी के परिवेश में मैं ऐसा देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैंकिंग के जॉब को छोड़ करके, रेलवे के जॉब को छोड़ करके, एसएससी में बहुत सारे जॉब को छोड़ करके और वो टीचर के जॉब को करते हैं। तो आजकल टीचर होना पहले जैसे ट्रेंड में नहीं है, अभी बहुत मतलब इसमें मतलब प्रतिष्ठा भी है और बहुत सारे पैसे भी हैं अगर आपके पास स्किल है तो। वैसे टीचर आज ऐसे भी हैं जैसे कि वो क्लास के लिए घूम रहे हैं या क्लास उनके पास कम है, मतलब काम खोज रहे हैं, काम नहीं मिल पा रहा है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। और ऐसे लोग हैं जो दिन के लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। तो अगर स्किल आपके पास है, एक अच्छे टीचर अगर आप हैं तो इसमें प्रतिष्ठा भी है और पैसे भी है। तो चुनौतीपूर्ण तो ये रहता है, लेकिन अगर आज के दौर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक खुशी का भी प्रतीक है कि हम टीचर हैं और एक अच्छे टीचर हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ये दिक्कत वाली बात है कि टीचर बन गए, पढ़ने में तेज थे, वो अब भी टीचर खुश हो करके और शौक से बोलते हैं कि हम एक टीचर हैं, बशर्ते उसकी पहचान बड़ी मजबूत और वो ईमानदारी से अपना काम करे। तो एक प्राउड का मामला हो गया बिल्कुल, है। बिल्कुल, पहले भी था, लेकिन इसको लोग जब सफलता से कंपेयर किया जाता था तो उसमें ये चीजें सफलता में नहीं आती। आजकल ऑनलाइन सब कुछ होने लगा तो लोग एक दूसरे को जानने लगे और एक टीचर का जो दायरा है बहुत बड़ा हो गया। पहले वो सिमटे होते थे अपने गांव तक, प्रखंड तक, लेकिन अब ऐसी बातें हैं नहीं। एक टीचर को अभी दुनिया के सभी लोग घर में बैठे बैठे देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उनके पास स्किल है तो उनका स्किल दिखता है, बिकता भी है। नॉर्मली आप हो, हम हो, हर एक व्यक्ति किसी न किसी करियर की शुरुआत में
चुनौती उसके सामने आती है, संघर्ष उसके सामने आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं उसके सामने। तो एक शिक्षक बनने में किन किन चुनौतियों का सामना आपने किया? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर मैं एक टीचर हूं या फिर मैं एक सफल टीचर हूं तो इसमें पूरा श्रेय मेरे बाबूजी को जाता है। हम लोग अपने पापा को बाबूजी कहा करते हैं। तो मुझे याद है एक बार मैं 7वें क्लास में पढ़ता था और एक बार मेरा ये हाथ टूट गया था। तो हाथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा हुआ था, तो मैं जो एक नहीं थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, इसके लिए मैं स्कूल नहीं जा रहा था। और उस मेरे पिताजी उस समय बाहर थे। तो जब वो उनको पता चला कि मेरा हाथ टूट गया तो आए, और वो हमको याद है कि 1:30 बज रहा था, लंच भी हो गया था स्कूल का। उसके बाद वो आए, हमको नहलाए उसी समय और हमको मतलब कि डांटते हुए या कहिए मारते हुए स्कूल में लेके चले गए। वो बोले कि अभी 1 महीना तुम्हारा ये प्लास्टर लगा रहेगा तो 1 महीना तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे, चलो 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 स्कूल चलो। और हमको भी एक हेजिटेशन था, लेकिन पहले दिन गए तो फिर सब लोग देख लिए, जान गए, तो फिर हम जाना शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं उनका एक रुझान था कि अपने बच्चे को पढ़ाना है, और हम लोग नहीं भी पढ़ना चाहते थे अगर, तो वो बहुत डेडिकेटेड थे हम लोग के लिए और पढ़ाते रहे और हम लोग पढ़ते रहे। और बात अगर संघर्ष की जाए तो बचपन के दिनों में तो हम लोग बहुत संघर्ष नहीं किए हैं, लेकिन अभी अगर टीचर के रूप में मैं जब से टीचर हूँ, और बीच में जो कोविड-19 आया था, लॉकडाउन वगैरह जो लगा था, तो पहले लॉकडाउन को तो हम लोग बहुत इंजॉय किए, क्योंकि हम लोग 10 से 12 घंटे रोज पढ़ाते हैं। इवन सैटरडे संडे को भी हम लोग पटना से बाहर जाकर के क्लास लेते हैं। तो हम लोग को लगा कि इसी बहाने कुछ छुट्टी मिल गया, इंजॉय किया जाए। लेकिन जब दूसरा लॉकडाउन लगा तो फिर लगा कि अरे यार ये कैसे होगा, क्योंकि कुछ भी होता था तो सबसे पहले स्कूल कॉलेज को ही बंद किया जाता था। और मैं कुछ लिखता पढ़ता भी हूँ, तो मैं एक MBS फिल्म है, मिठू बाबा और विवेक तिवारी, 2 लड़के उसको चलाते हैं, बहुत वो लोग फेमस है। तो उन लोगों के लिए मैं बहुत सारा गीत लिखा हूँ। तो उसमें भी मैंने गीत लिखा था कि सब कुछ खुला था, स्कूल कोचिंग में ताला झूला था। तो ये गीत बहुत वायरल हुआ था। तो उस समय हम लोग को लगा था कि यार टीचर बन के हम लोग बेकार किए, ये कब तक चलेगा, बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन इसलिए क्योंकि जब भी बंद होता था तो स्कूल या कोचिंग को बंद कर दिया। लेकिन भीतर कुछ लगता था, मतलब सेल्फ, चूंकि हम लोग दूसरे को, बच्चे को हमेशा मोटिवेट करते थे। लेकिन उस समय मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ सर कि कोविड में हम लोग को खुद को मोटिवेट करते करते हम लोग परेशान हो गए थे। लेकिन मुझे मेरे दिल से एक बात जरूर निकलती थी कि बेसब्र से दिन कटते हैं, बेचैन सिराते हैं, फिर पर यकीन मानो दोस्त बस कुछ दिनों की बातें हैं। और इसी को हम लोग मोटिवेट करते थे। और ये भी बोला गया है कि सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, और बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो हम लोग खुद को मोटिवेट करते थे, और फिर समय के साथ सब कुछ बदलता गया, और फिर सामान्य एक दुनिया बन गई, सब लोग पहले जैसे हो गए, और पूरा अभी बाजार खुला हुआ है अपने स्किल को दिखलाने के लिए, अपने बच्चों से प्यार करने के लिए। पहले लगता था कि हम लोग शायद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाएगा। आसपास में कुछ लोग अपने मित्र लोग वगैरह या रिश्तेदार वगैरह लोग का सूचना आता था कि ये मर गए, वो मर गए, इनको कोविड हो गया। तो उस समय लगता था कि यार ये दुनिया लगता है कि वीरान हो जाएगी क्या। लेकिन फिर से आज ये दुनिया हरी भरी है, सब कुछ अच्छा है, मजा आ रहा है जीने में और बच्चों को पढ़ाने में। आप एक अच्छे शिक्षक के साथ साथ एक बहुत ही शानदार शायर भी हैं। बीच बीच में आप अपने क्लास में बहुत सारी शायरी रखते हैं, तो आप इसके बारे में बताएं और हमारे दर्शकों को कुछ शायरी भी आप जरूर सुनाएं, जरूर एक बार। हाँ सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार कि मुझे एक शायर का भी आपने पुकारा। हालांकि हम लोग ओरिजिनली टीचर है, लेकिन हम लोग लिटरेचर के टीचर है, तो लिटरेचर का मतलब ही होगा कुछ लिखना पढ़ना। तो हम लोग कुछ कुछ लिखते पढ़ते रहते हैं। फेसबुक पर एक मेरा पेज है ओम मिश्रा द फेनेस्टर, और इंस्टाग्राम पे भी ओम मिश्रा 1986 से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और उसमें मैं बहुत सारी बातें लिखता हूँ, और मैं बातें जो हमारे समाज में होती हैं और कुछ कल्पना करके भी बच्चों को खुश करने के लिए। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले एक दुकान पे गया था, एक छोटा सा बच्चा हमको चाय पिलाया, बहुत जिम्मेदारी से वो चाय पिला रहा था। तो मैंने वहाँ पर कुछ एक लाइन लिखा था, मैं वो लाइन आप लोगों को सुनाना चाहूँगा कि किसी चाय की दुकान में किसी साहब के मकान में, किसी चाय की दुकान में किसी साहब के मकान में, चौक चौराहे कहीं भी खड़े हो जाते हैं जिन बच्चों के बाप गरीब होते हैं ना, वो जल्दी बड़े हो जाते हैं। किसी चाय की दुकान में किसी साहब के मकान में, चौक चौराहे कहीं भी खड़े हो जाते हैं जिन बच्चों के बाप गरीब होते हैं ना, वो जल्दी बड़े हो जाते हैं। किसी दुकान का छोटू जिम्मेदारियों में बहुत बड़ा होता है, किसी दुकान का छोटू जिम्मेदारियों में बहुत बड़ा होता है। मजबूरियाँ उसे सब कुछ सिखा देती है, वो किताब कहाँ पढ़ा होता है। मजबूरियाँ उसे सब कुछ सिखा देती है, वो किताब कहाँ पढ़ा होता है। खिलौनों से खेलने वाले नाजुक हाथ,
खिलौनों से खेलने वाले नाजुक हाथ बर्तन माज माज कर न जाने कितने कड़े हो जाते हैं। जिन बच्चों के बाप गरीब होते हैं ना, वो जल्दी बड़े हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात। और इस तरीके से हम लोग कोविड में भी लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी लाइनें लिखी थी। एक लाइन मेरे दिल के बेहद करीब है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहूँगा। क्यों ना आंसुओं को बेकार कीजिए, क्यों ना आंसुओं को बेकार कीजिए, कभी खुद को खुद से प्यार कीजिए। लोग दूसरे में परेशान रहते हैं, हम लोग अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते हैं। क्यों ना आंसुओं को बेकार कीजिए, कभी खुद को खुद से प्यार कीजिए। उसके बाद आईने के सामने कभी खड़े होकर खुद को निहारिए बड़े गौर से। आईने के सामने खड़े होकर कभी खुद को निहारिए बड़े गौर से, तब पता चलेगा यार तुम कम नहीं हो किसी और से। क्या बात। आईने के सामने खड़े होकर कभी खुद को निहारिए बड़े गौर से, तब पता चलेगा यार तुम कम नहीं हो किसी और से। मुस्कुराने की खता दिन में 2-4 बार कीजिए, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराने की खता दिन में 2-4 बार कीजिए, कभी खुद को खुद से प्यार कीजिए। उसमें एक आखिरी लाइन भी था कि सड़क कितना भी साफ हो धूल हो ही जाती है। कि सड़क कितना भी साफ हो धूल हो ही जाती है, और आदमी कितना भी अच्छा हो भूल हो ही जाती है। गलतियां आदमी से ही होती है, गलतियों को सुधार कीजिए, कभी खुद को खुद से प्यार कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। और जो नौजवान बच्चे हैं, चूँकि हम लोग नौजवान बच्चे को ही पढ़ाते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग कुछ कुछ लिखते रहते हैं कि एक लड़का एक लड़की को देखा तो बोला कि तेरे फनी है थोड़ा सा। एक लड़का एक लड़की को देखा तो बोला कि तेरे मुस्कुराहट की आहट से गजब सी खलबलाहट होती है, कि तेरे मुस्कुराहट की आहट से गजब सी खलबलाहट होती है, और तुम जो हंस देती हो तो बदन दर्द में भी राहत होती है। तो लड़की गुस्सा गई जी, और लड़की फिर बोलती है कि बक बक बोलना अपना काम समझ रखे हो, बक बक बोलना अपना काम समझ रखे हो, मैं लड़की हूँ झंडूबाम समझ रखे हो। इस तरीके से हम लोग बच्चे के साथ जुड़े रहते हैं, और सभी के साथ, हर वर्ग के साथ जुड़ना चाहते हैं। इतना पे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप शायर हैं तो मैं चाहता हूं कि 1-2 शायरी और जरूर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग फेसबुक से या ट्विटर से कुछ अच्छा भी देखते हैं। जैसे मैं एक टूटा हुआ चप्पल देखा था, तो मैंने उस पर भी एक बड़ा वीडियो बनाया था। उसका एक लाइन मैं आपको बताता हूँ। टूटा हुआ चप्पल था, उसका पंच लाइन यही था, जिसका चप्पल इतना टूटा है उसका दिल कितना टूटा होगा। तो मैं चाहूँगा कि अगर पूरा वीडियो आप सुनना चाहते हैं, पूरे बातों को सुनना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़िए मेरे पेज पर। और हम लोग कुछ भी देखते हैं समाज में, उसमें लिखते हैं कि आजकल लोग क्या करते हैं कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो इस पर मैंने एक लाइन लिखा था कि बचपन से 55 तक जो अपनी आंखों से पूरी दुनिया दिखाते हैं, कि बचपन से 55 तक जो अपनी आंखों से पूरी दुनिया दिखाते हैं, वही माँ बाप बुढ़ापे में चश्मे को तरस जाते हैं। तो इस तरीके से है। और बच्चों के लिए एक आखिरी लाइन मैं फिर से बोल देता हूँ अपने बच्चों के लिए, शानदार बातें हैं कि उसने अपने शादी में बुलाया है, कि उसने अपने शादी में बुलाया है, जाना जरूरी है क्या, कि उसने अपने शादी में बुलाया है, जाना जरूरी है क्या, आंखों में अश्क लेकर मुस्कुराना जरूरी है क्या। बहुत ये गंभीर बातें हैं। उसने अपने शादी में बुलाया है, जाना जरूरी है क्या, आंखों में अश्क लेकर मुस्कुराना जरूरी है क्या। यूं तो लाख दर्द समेटे हैं अपने सीने में, यूं तो लाख दर्द समेटे हैं अपने सीने में, अब सबको दिखाना जरूरी है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, आप बहुत मेरे को बढ़िया। सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से बहुत कुछ जानने को भी मिला, और जो बातें आपने शायरी के माध्यम से लोगों को समझाई है वो भी बहुत कुछ कहती है, उसमें बहुत सारे संदेश है। चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगली बार, फिर मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।